ठीक, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्थिक समीक्षा 2025-26 आए हुए कई दिन हो गए और मैं जो इसके ऊपर बात करूंगा कि भाई आर्थिक समीक्षा के अंदर हम क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरी है। देखा जाए तो अभी जून के अंदर मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक के अंदर यानी जो एग्ज़ाम होने हैं, आरपीसी स्कूल लेक्चरर करवा रही है, उसके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम इस दौरान इस वर्ष के अंदर होंगे, उन सब के लिए ही आर्थिक समीक्षा महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 की जो आर्थिक समीक्षा, अब आर्थिक समीक्षा के अंदर मैंने जहाँ तक एक देखी है कि विद्यार्थियों के अंदर थोड़ी सी जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा पेज दे रखे हैं और डाटा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कितने क्या डाटा करें, कैसे करें। तो यहाँ पर क्योंकि सारे डाटा तो किसी के याद नहीं रहते हैं और सारी की सारी चीज़ें किसी को याद भी नहीं रहेंगी। हर पार्ट के अंदर हम चाहे कोई भी कितना ही बड़ा कंपटीशन क्यों न हो, उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात होती है वो पढ़ने से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वो हमारे लिए ये होती है कि उसमें से छोड़ना क्या है। और जो विद्यार्थी छोड़ना सीख गया उस पार्ट में से, इसका मतलब वो पढ़ना सीख जाता है। तो यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा जो दे रखी है, इसके सवाल आते हैं, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं हर पेपर के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक के और ज्योग्राफी के या अन्य जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं या गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया है वो सारा का सारा आर्थिक समीक्षा में रहता है। और हम बाकी जो गाइड नोट्स होते हैं उनको पढ़ते रहते हैं और कई बार हम न चाहते हुए भी एक तरह से ये पार्ट हमारा मिस हो जाता है। इसलिए अभी आपके पास में लगभग 25 दिन का समय पड़ा है, तो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए कुछ सेलेक्टिव जो बातें होंगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ख़ासतौर से ये जो पार्ट है वो ज्योग्राफी वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर तो सेकंड पेपर जो है उसमें राजस्थान का भूगोल जो है वो आता है, भूगोल का पार्ट होगा, तो वहाँ पर डाटा अपडेट होते ही होते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर के हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर भी राजस्थान की ज्योग्राफी का जो पार्ट है और समसामयिकी का जो पार्ट है, उन दोनों के अंदर जो आर्थिक समीक्षा जो है वो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसको आप इग्नोर न करें और देखें। यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 ये एडिशन है, कई बार तो सवाल यही पूछ लिया जाता है जो यहाँ पे आप इस आर्थिक समीक्षा के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पेज के ऊपर जो बात लिखी गई है कि इसके जो प्रकाशन की अगर बात करते हो, आर्थिक समीक्षा 2025-26, यानी ये प्रश्न ही पूछ लिया जाता है। और कई बार अनावश्यक हमसे गलती हो जाती है कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा, तो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर, ये प्रश्न भी पूछा गया है। हम कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा तो अंदर से तो पढ़ लेते हैं और फिर पता चलता है कि यार वहां जाकर के एक जैसे डिपार्टमेंट से दे देते हैं कि कौन सा इसका काम कर रहा है। तो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा यानी प्रकाशन किया जा रहा है, हर वर्ष प्रकाशित होती है। इसमें आप देखोगे तो 13 टॉपिक दे रखे हैं। इस प्रकार से शुरुआत के अंदर अध्याय जो दिए गए हैं, सबसे पहले सारांश की बात की गई है, फिर उसके बाद में पहला जो टॉपिक दिया गया है कृषि और कृषि खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण, ये पहला टॉपिक है। लेकिन ये जो टॉपिक जो सारांश की जो बात की गई है इसको तो सभी जरूर पढ़ के जाएं। यानी शुरुआत के जो 10-15 पेज उसमें आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखे हैं, उनमें ये जो आगे आप 13 टॉपिकों की बात करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, चाहे सामाजिक से संबंधित है या पर्यटन से संबंधित है, आधारभूत संरचना से संबंधित हो गए, जल सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरणीय स्थायित्व से संबंधित, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, इस प्रकार से इसमें जो 13 जो टॉपिक दिए गए हैं उन सब का जो सारांश है वो पहले यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और बहुत सारे प्रश्न इस सारांश में से ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आगे तो उसको जाकर के डिटेल में दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाली चीजों को हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक टॉपिक की मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो यहाँ पे सारांश के अंदर दे रखी है, तो इस पार्ट को आप जरूर पढ़ लें।
ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि महन जो बातें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर उसके बाद में आप एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ज्योग्राफी वालों के लिए तो खास तौर से चाहे वो फर्स्ट पेपर के अंदर हो चाहे सेकंड पेपर के अंदर हो, 4-5 टॉपिक खास तौर से महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें एक तो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है कृषि से संबंधित, वहां के जो डाटा हैं वो इसमें दे रखे हैं। दूसरा इसी प्रकार से खनिजों से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, इसी प्रकार से पर्यटन से संबंधित बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है जिसमें रोड की, लाइट की, पानी की जो बात की गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो आप देखोगे कि ये 5-6 जो टॉपिक हैं वो ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक हैं, जो पहले पेपर के जो विद्यार्थी हैं उनके भी काम आएंगे और जो ज्योग्राफी वाले हैं उनके दोनों साइड के अंदर काम आएंगे, यानी फर्स्ट पेपर में भी काम आएंगे और सेकंड पेपर के अंदर काम आएंगे। इसलिए इनके अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण जो डाटा हैं उनको हम याद रखने की कोशिश करेंगे, यानी बताऊंगा मैं आपको। बाकी सारे के सारे डाटा इस समय याद नहीं रह सकते क्योंकि बहुत सारे डाटा हो जाते हैं, तो हमें कुछ पार्ट जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस सिलेक्टिव पार्ट को ही प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार से आप देख पाएं। सबसे पहले जो सारांश के तौर पे अगर आप देखोगे तो आर्थिक समीक्षा का जो सारांश है, ये पहला जो पैराग्राफ दिया गया है, मेरे विचार से यहां से भी कई बार प्रश्न बनते हैं और ये बेसिक बातें दे रखी हैं। वैसे आप सबने यहां पर इसको पढ़ रखा है। सबसे पहले अगर देखोगे तो पहले यहां पर अगर आप देख रहे हो कि राजस्थान का क्षेत्रफल बता रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा प्रश्न ये है, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन कई बार यहां से भी गलती हो जाए, तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.41% के ऊपर है। ये सारी बातें आपने कर रखी हैं, परंपरागत बातें हैं, कोई नई बात नहीं है यहां पर। और इसी प्रकार से आप ये देखोगे कि पहली लाइन के अंदर यहां आप देखते हो कि इसका विशिष्ट समचतुर्भुज आकार है। पूर्व पश्चिम अगर बात करते हो 869 किलोमीटर। ये डाटा कई बार गलत हो जाता है क्योंकि यहां पे क्या करते हैं कि हम 869, 826 ऐसे तो याद रख रखा है, लेकिन पूर्व पश्चिम कितना है, उत्तर दक्षिण कितना है। तो यही बात है कि पूर्व पश्चिम आपका 869 किलोमीटर की बात की गई है और उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर। जो राजस्थान का सामान्य हम परिचय पढ़ते हैं उसके अंदर डिटेल में ये बातें की गई हैं। और ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रख लेना, कई बार इसको उल्टा दे देते हैं। और ये पिछले पेपरों के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके सामने आया हुआ प्रश्न मिलेगा कि कच्छ की खाड़ी से, कि राज्य का दक्षिणी क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से कितना दूर है और अरब सागर से कितना दूर है। तो कच्छ की खाड़ी से अगर आप देखते हो 225 किलोमीटर है और अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी है। तो ये डाटा भी महत्वपूर्ण है। तो ये चारों पांचों डाटा जो यहां पर आर्थिक समीक्षा के अंदर दिए गए हैं उनके अंदर ऊपर वाली बातें तो हम याद रखते हैं, लेकिन ये जो लाइन है 225 और 400 किलोमीटर वाली, यानी कच्छ की खाड़ी से राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो 225 किलोमीटर और अरब सागर से 400 किलोमीटर। तो ये डाटा आपको जरूर याद रख लेना है। एक है, हाँ, साथ में इनको आप मेंशन कर लें, नोट कर लें अलग से, या आपके पास में आर्थिक समीक्षा है तो उसमें अंडरलाइन कर लें, या फिर अपनी कॉपी के अंदर खुद को आप इनको महत्वपूर्ण, ये डाटा तो सारे लिखे गए, इनको तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है आपने लिखा है या नहीं लिखा है, उसको एक बार जरूर लिख लें। ये डाटा जरूर पढ़ के जाएं कि 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या जो है वो 8.33 करोड़ है। भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाले राज्य बनाता है। प्रश्न यहां से जो बनेगा, हम सामान्यतः जो जनसंख्या का जो टॉपिक पढ़ते हैं, अभी तक हमारे पास जो सेंसस 2011 थी उसके डाटा है कि 2011 के अंदर राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी थी। लेकिन ये जो प्रश्न अगर यहां से आर्थिक समीक्षा के अंदर जो बनेगा तो आपके सामने इस प्रकार से कि 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी, तो डाटा की अगर बात करते हो तो 8.33 करोड़ थी। अगला प्रश्न, इसे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। अब ये डाटा का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने सीधे एक एक डाटा दिए जाएंगे। प्रश्नों का आप स्वरूप समझे, यहां से आपके सामने 4 डाटा लिख करके, और 4 डाटा लिख करके फिर इतने ऐसे पूछा जा सकता है कितने स्टेटमेंट ठीक हैं, कितने कथन ठीक हैं। जैसे यहां पे एक कथन आपको दे दिया, आप यही कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, एक स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर बात करते हो कि राज्य का दक्षिणी क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लगभग, अब यहां पे 225 नहीं देकर के उसने 400 किलोमीटर दे दिया। अब आपके दिमाग में यह था कि 400 किलोमीटर भी पड़ रखा है, 225, तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया।
तो कितने कथन ठीक हैं, कितने गलत हैं, इस प्रकार के सवाल इन्हीं डाटा को लेकर के लैंग्वेज के तौर पे बनाए जा सकते हैं। तो आपको डाटा अगर ठीक से याद होंगे तो उन प्रश्नों को आप ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर जो यहां पर इसके बाद में आप देखोगे सारांश की ही बात कर रहे हैं हम। सारांश के अंदर दो छोटी छोटी सारणी दी गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से कंपैरेटिव सवाल पूछा जा सकता है, लैंग्वेज बेस पे सवाल पूछा जा सकता है। ये डाटा आपने सारे पढ़े हैं, इनमें से मेरे विचार से ऐसा कोई डाटा नहीं होगा कि जो आप एक सामान्य ट्रेंड के अकॉर्डिंग 2011 की जो हमने जो सेंसस पढ़ी है भारत की और राजस्थान की, तो उनमें सारे डाटा आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास आंकड़े बहुत सारे होते हैं, उन सब आंकड़ों को हमने याद कर रखा है, लेकिन कुछ सामान्य से आंकड़े ही कई बार गलत हो जाते हैं जब कंपैरेटिव बात करता है, तुलनात्मक बात करता है। तो यहां पर राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक, यहां कैसे प्रश्न आपके सामने, जैसे इसमें दे रखा है भौगोलिक क्षेत्र की बात कर ली 3.42 जो अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान का, और भारत का 32.87 आ गया। जनसंख्या की अगर बात करें, जनसंख्या देखते हो 2011 की डाटा दे रखे हैं 6.85 करोड़ राजस्थान की होगी, भारत की 121.09 करोड़ आ गई। दशकीय वृद्धि दर, अब सवाल 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3 रही है और भारत की 17.7। आपको बिल्कुल आ रही है, 21.3 भी आ रही है, 17.7 भी आ रही है। यहां पे जो प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार से, इसी सारणी से आपके सामने ऐसा हो सकता है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी अधिक है। या सीधा प्रश्न ऐसे लैंग्वेज के तौर पे कई बार डाटा नहीं देगा, सीधा इस प्रकार से बात करेगा आपके सामने कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, तो हम बता देंगे क्योंकि यहां पे 17.7 है और ये 21.3 है। इसी प्रकार से जनसंख्या घनत्व की बात करते हो, राजस्थान का 2011 के अंदर आप देखा तो 200 व्यक्ति हैं, जो आपने डाटा पहले पढ़ा है, और इसी प्रकार से भारत का 382 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत से राजस्थान का कितना अधिक है, इस प्रकार से बात आ सकती है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखोगे 2011 के अंदर राजस्थान की शहरी जनसंख्या जो है वो 24.9 है और भारत की 31.2 है। यहां मेरा कहने का भावार्थ है कि हम दोनों अलग अलग पढ़ी हुई हैं, इन्होंने यहां पे कंपैरेटिव अध्ययन करवा रखा है, तो कंपैरेटिव के अंदर आपसे बात ऐसे की जा सकती है कितनी अधिक है या कितनी कम है भारत के संदर्भ में, तो ये सवाल यहां से बन सकते हैं। फिर उसके बाद में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें तो राजस्थान के अंदर 2011 के अंदर 75.1 थी और देश के अंदर 68.8 थी। ये सारे तुलनात्मक। इसी प्रकार से आगे ये जो सारणी दे रखी है, इसमें अनुसूचित अनुसूचित जाति की बात की गई है, अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। अनुसूचित जाति की बात करते हो तो राजस्थान में 17.8 है और भारत में 16.6 है। इसका मतलब अनुसूचित जाति जो है वो राजस्थान में ज्यादा है, किसकी तुलना में, भारत की तुलना में। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति भी राजस्थान में 13.5 है और भारत के अंदर 8.6। इनको मिलाकर के पूछा जा सकता है अनुसूचित जाति और जनजाति राजस्थान में कितने प्रतिशत है, भारत में कितने प्रतिशत है। इसी प्रकार से लिंगानुपात की अगर बात करते हो 2011 के अंदर राजस्थान में 928 है, भारत में 943 है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है भारत का राजस्थान से कितना अधिक है या कितना कम है। इसी प्रकार से बाल लिंगानुपात की बात करते हो तो बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के अंदर राजस्थान का 888 है, देश का 919 है। साक्षरता दर की अगर बात करें 2011 के अंदर राजस्थान की 66.1, भारत की 73% आ गई। साक्षरता दर पुरुषों की अगर बात करते हो तो राजस्थान के अंदर 79.2 और 80.9 भारत के अंदर। तो अब यहां पर पास में रहने का फायदा यह है कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है भारत से कितनी कम है या कोई डाटा कितना ज्यादा है साक्षरता के। ये सारे डाटा आपने पढ़ रखे हैं। इसमें कार्य सहभागिता दर की अगर बात करें तो राजस्थान की ज्यादा है भारत से, 43.6, भारत की है 39.8। ये महत्वपूर्ण डाटा हैं जो एक तरह से 2023 के अकॉर्डिंग बात की गई है। ये बाकी सारे डाटा आपने एक तरह से पढ़े हैं, इन डाटा को जरूर देख लें। आर्थिक समीक्षा के अंदर जो अशोधित
जन्म दर की बात की गई है, ऐसोदित मृत्यु दर की बात की गई है, शिशु मृत्यु दर की बात की गई है, मातृ मृत्यु दर की बात की गई है। ये चारों डाटा देखो। ऐसोदित जन्म दर जो है वो 2023 के अकॉर्डिंग राजस्थान की है 22.9 और भारत की है 18.8। महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से ऐसोदित मृत्यु दर यानी कितनी है, राजस्थान के 5.9 है और भारत की 6.4 है। शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों के ऊपर जो शिशु हैं उनके मरने वालों की संख्या, ये 2023 के डाटा हैं। नीचे लिखा है यहां पे SRS बुलेटिन भारत का महारजिस्ट्रार, उसके लिए ये लगाया कि ये डाटा इन्होंने यहां से लिए। तो प्रति 1000 कितनी थी, 29 और भारत की है 25। मातृ मृत्यु अनुपात की अगर बात करते हो तो फिर कितनी है, 86 राजस्थान की है। यानी प्रति 1 लाख जीवित जन्म जो होते हैं उसके ऊपर माताओं की जो मौत हो रही है वो राजस्थान के अंदर तो 86 है और भारत के अंदर 88 है। यानी भारत से राजस्थान में कमी है। फिर इसी प्रकार से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आयु वर्षों के अंदर दे रखी है। राजस्थान के अंदर 70.4 है और देश के अंदर 70.3 है। तो ये पांचों जो डाटा हैं इनको जरूर अच्छे से याद करके चले जाएं। खासतौर से ज्योग्राफी के अंदर तो पूछे जाते हैं और बाकी जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या का जो टॉपिक है, जनगणना का जो टॉपिक है वो तो दोनों जगह के ऊपर ही दे रखा है। तो ये पहला जो एक तरह से सारांश वाला है उसमें यहाँ पर जननांकिकी जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। ये अधिकांश डाटा मुझे पता है आप लोगों ने पहले से ही याद कर रखे हैं और ये भी आपने याद कर रखे होंगे, लेकिन इनको इस पूरी की पूरी टेबल को आप में से अगर कोई भी डाटा नहीं याद है तो उसको एक बार वापस रिवाइज कर लें, हाथ रख करके खुद उसको रिवीजन कर लें। इसमें से हमें कोई डाटा छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट यहां पर एक जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न और बनता है वो आप ये देखेंगे सारांश के तौर पे, ये काफी महत्वपूर्ण है। विकसित राजस्थान 2047 की बात की गई है। यहां से समसामयिकी के अकॉर्डिंग प्रश्न हो सकता है कि विकसित राजस्थान की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए विकसित राजस्थान 2047 नामक दृष्टि एक दस्तावेज तैयार किया गया है। यानी राजस्थान को किस प्रकार से ऑल ओवर जो डेवलपमेंट करना है किस किस सेक्टर में, उसके लिए 2047 तक जो प्राप्त किए जाने वाले जो लक्ष्य हैं उनमें 13, यानी ये विजन कितने दस्तावेज, प्रश्न ये बन सकता है कितने, 13 चिन्हित क्षेत्र किए हैं और कौन कौन से किए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये 13 जो एक डायग्राम यहां पे आप देखिए, ये 13 दिखा रखे हैं। विकसित राजस्थान 2047 के कितने क्षेत्र हैं, पहला प्रश्न आपके सामने यही हो गया, 13 क्षेत्र। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि 13 क्षेत्र कौन कौन से, यानी किस किस सेक्टर के अंदर, यानी 2047 तक हम डेवलप करके और राजस्थान को विकसित कर सकते हैं। तो कृषि खाद्य प्रणाली, दूसरा स्वास्थ्य एवं कल्याण, तीसरी जो बात की गई है शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, चौथा दिए सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, पांचवां दे रखा है औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि, छठा पर्यटन और सांस्कृतिक विकास, सातवां आधारभूत अवसंरचना, आठवां जो दिया है क्षेत्र वो है जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, और नौवां पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, और 10वां ग्रामीण विकास, 11वां शहरी विकास, 12वां दे रखा है प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, और 13वां वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति। यानी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं और कितने क्षेत्र हैं विकसित राजस्थान 2047 के। नाम से स्पष्ट है कि राजस्थान को विकसित करना है, 2047 तक किन किन क्षेत्रों को आगे लेकर के हम जाएंगे, तो वो बात बता दी कि इन सेक्टर के माध्यम से हम राजस्थान को डेवलप कर रहे हैं।
अगला ये यहाँ पे इकोनॉमिक के हिसाब से देखते हो तो कुछ हमें और ज़्यादा डेप्थ में जाकर के डाटा पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन हम ज्योग्राफी और जनरल स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ जो आर्थिक समीक्षा के अंदर एक शुरुआत के अंदर सारांश की ही बात कर रहे हैं हम। आगे जाकर के इनको प्रत्येक टॉपिक के अंदर डिटेल में भी बात की गई, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर हो, चाहे वो सेवा के अंदर हो। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हैं, बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। क्या बात की गई है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में, यानी टोटल जो राज्य की सकल राज्य का जो मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पे, एक होता है स्थिर कीमतों पे, एक होता है प्रचलित कीमतों पे। तो यहां पे प्रचलित मूल्यों की बात की गई है। प्रचलित मूल्यों के अंदर क्षेत्रवार योगदान 2025-26 में, यानी प्रचलित मूल्यों के ऊपर प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से आता है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, यानी 2025-26 के अनुसार एग्रीकल्चर का योगदान कितना रहा, इंडस्ट्री का योगदान कितना रहा, या सेवा का योगदान कितना रहा। तो इसमें अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा एक तरह से सेवा सेक्टर का योगदान है 47.71, ये एग्जैक्ट डाटा याद रखने होते हैं। इसके बाद में उद्योगों का योगदान है 26.55% और कृषि का योगदान है 25.74%। यानी तीनों डाटा अपने को याद रखने हैं कि प्रचलित कीमतों के ऊपर 2025-26 के अंदर सर्विस सेक्टर का योगदान रहा है 47.7, एग्रीकल्चर का रहा है 25.74 और उद्योग का रहा है 26.55% योगदान। तीनों डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार यहां आर्थिक समीक्षा का ये जो पेज है, इस जगह से ही इस डायग्राम को एक तरह से मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद में ये एक जगह पे यहाँ पे इनके अंदर बाकी डिटेल में ये है, यहाँ जो दे रखा है ना, इसी पार्ट को एक तरह से कट करके यहाँ पे दिखाया गया है कि औद्योगिक और खनन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए प्रमुख नीतियां। जैसे आगे टॉपिक आएंगे उनके अंदर बाय डेट जिनका मेंशन कर रखा है उनकी हम तारीख याद रखेंगे, बाकी आप सन याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा हो सकता है कि राजस्थान लॉजिस्टिक नीति कब आई 2025, राजस्थान वस्त्र और परिधान नीति कब आई 2025, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025, अप्रवासी राजस्थान नीति 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान रोजगार नीति 2026। ये बाकी सारी की सारी इन्होंने 2025 एक डायग्राम बना करके इस प्रकार से, तो हमारे सामने इस प्रकार से कई बार दिया जाता है। इनके ऊपर आगे जैसे जैसे इंडस्ट्री वाले के अंदर और जहां पर भी आएंगे तो हम इनके ऊपर बात कर लेंगे। यहां सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, आपके सामने ऐसे आ गया कि राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति कब लॉन्च की है इन्होंने 2025 में। तो ये पांचों छह जो शब्द हैं वो अपने को यहां पर याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखा जाए पर्यटन के संबंध में आगे जाकर के हम पर्यटन के डाटा करेंगे, लेकिन ये सारांश के अंदर जो दे रखी है वहीं से हम बात करें तो वहां पर आपके सामने दो नीतियों की बात की गई। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख जो नीतियां हैं उनमें दो नीतियां, एक तो राजस्थान पर्यटन नीति 2025 लेकर के आए। तो प्रश्न यह है कि राजस्थान पर्यटन नीति कब जारी की 2025 में, और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति भी 2025 के अंदर है। तो इनके अंदर ये तो फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर किस प्रकार से, और राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लेकर के आए। तो राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख नीतियां कौन कौन सी, कब कब की, तो ये दो डायग्राम एक तरह से उसमें आर्थिक समीक्षा के अंदर बना रखे हैं। तो यानी बहुत मोटी मोटी बातें जो की गई हैं एक तरह से मेंशन कर रखी हैं। हम कई बार इसलिए नहीं पढ़ते कि यार बहुत सारे डाटा हो गए, तो बहुत ही बेसिक सी बात है वो तो हमारी कम से कम गलत न हो। फिर उसके बाद में यहां पर आप देखोगे आधारभूत अवसंरचना की बात की गई है, जिसमें एनर्जी से संबंधित बात की गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। यहां से बार बार डाटा पूछे जाते हैं कि राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता की बात की गई है।
2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें दोनों प्रकार के डाटा जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां अगर आप देखोगे तो शुरुआत में एक लाइन लिखी गई है, नीचे मैं ये दिखाता हूं, ये देखना, इसी को डायग्राम बेस पे लिखा है, इस लाइन को ही कन्वर्ट किया है। ये राज्य में मार्च 2025 तक कितनी मेगावाट थी और दिसंबर 2025 तक कितनी हो गई, उसमें सौर ऊर्जा का कितना योगदान है और पवन ऊर्जा का कितना योगदान है, उसके ऊपर बात की गई। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है हमारे सामने, इस प्रकार से है। कुल स्थापित क्षमता में वृद्धि की बात करेंगे। देखो मार्च 2025 तक 27,283.8 मेगावाट राज्य की विद्युत क्षमता थी। एग्जैक्ट डाटा पूछ लिए जाते हैं और लैंग्वेज बेस पे आ सकते हैं, जैसे 4 स्टेटमेंट आपको दिए ना, चारों स्टेटमेंट भी यहीं से बना दिए जाते हैं, इसलिए प्रश्न मुश्किल हो जाता है। हमारी आदत जो है वो ऐसे है कि हमें ऐसे लगता है कि एक डाटा देगा और हम बता देंगे। अब ये तो थी मार्च 2025, मार्च 2025 में 27,823 मेगावाट का उत्पादन हो रहा था और दिसंबर के अंदर आते आते वो बढ़ करके 31,556.43 मेगावाट हो गई। तो बोले जी हमें ये दोनों डाटा याद रखने हैं क्या? दोनों ही याद रख लेंगे अपने कि मार्च 25 में कितनी थी और दिसंबर 25 में कितनी हो गई। अब दिसंबर 25 के जो डाटा दिए गए हैं, दिसंबर 25 के डाटा के अंदर अगर आप देखते हो तो सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो लगभग आप यूं कह सकते हो 10,000 मेगावाट के आसपास हो गई, यानी 9,898 हो गई, याद रह जाएगा 9898। पवन ऊर्जा की अगर बात करते हो तो ये 4,416 मेगावाट, यानी 4400 याद रख सकते हो, 4416 है, 4416 इस प्रकार से याद रख सकते हो। और ये इसकी लगभग आप यूं कह सकते हो डबल से थोड़ी ज्यादा हो गई, तो 98 मेगावाट तो किसकी हो गई? सौर ऊर्जा की क्षमता है राजस्थान में, दिसंबर 2025 की जो बात की गई है। और पवन ऊर्जा की अगर बात करते हो तो 4416। अब देखो नवीनीकरण जो ऊर्जा की बात कर रहे हो, इसकी हिस्सेदारी ये बता दी है, कितने प्रतिशत हैं? 45.36%। तो ये डाटा भी आ सकता है। तो यहां पर आपके सामने 3-4 डाटा हो गए। ये नीचे सेम यही बात मेंशन की गई है, यहां 4 डाटा हुए। मार्च 2025 तक राजस्थान के अंदर विद्युत क्षमता कितनी थी? 27,000। राउंड फिगर के अंदर आप 27,000 याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये 31,500 याद रख लेना। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल सारे के सारे हूबहूब एकदम जैसे डाटा याद नहीं रहते। आपने देखा कि मार्च में तो थी भाई 27,000, लगभग 4.5 और बढ़ गई तो आपने लिखा 31.5, 31.5 कर दिया, यानी 31,556 मेगावाट आ गई। अब उसमें आपने देखा कि भाई 31,000 में से 10,000 के आसपास तो क्या आ गई? सौर ऊर्जा 98 याद रह जाएगा। फिर आपने कह दिया कि 4500 के आसपास है, 4500 से थोड़ी कम है, समझ गए? तो क्या किया? 4416 आपने देख लिया पवन ऊर्जा। तो अब आपने देखा कि 10, 5, 15,000 के आसपास, यानी 31,000 जो थी मेगावाट, उसमें से 15,000 से थोड़ी कम हो गई, यानी 45.36% योगदान रहा है किसका? नवीनीकरण ऊर्जा का, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विशेष योगदान आपका है। तो ये तीनों डाटा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इतना तो याद रह ही जाएगा, रखना ही पड़ेगा, रह जाऊं के गणना ज्यादा तो कौन रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए अंकुश, हाँ एक इसके अंदर ये यहां से आप इसको जरूर देखना, पंचगौरव जो कार्यक्रम दिखा रखा है, ये
राज्य सरकार ने 2025-26 में पंच गौरव, पहला प्रश्न तो ये हो गया पंच गौरव कार्यक्रम की अच्छा, पंच गौरव कार्यक्रम यानी कब शुरू किया गया? 2025-26 में शुरू किया गया। पंच गौरव का मतलब क्या है? मतलब कि प्रत्येक जिले की क्षमता, यानी किसी भी जिले की क्षमता और विशिष्ट विशेषता के आधार पर उसके उत्पाद स्थलों का चयन करके प्रत्येक जिले को एक अनूठी पहचान दिलाना है। यानी पंच गौरव यानी एक जिले के 5 गौरव क्या क्या हैं, यानी उससे उस जिले को विशेष पहचान मिल सके। तो यहां से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। अब आप वाले पेपर में पूछते हैं या नहीं पूछते मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से हर पेपर के अंदर सवाल बनने की संभावना है। अब 5 गौरव के अंदर यानी किन किन की बात की गई है? इसमें आप देखोगे पंच गौरव में यानी प्रत्येक जिले के लिए किन किन को लेंगे। एक तो आप देखोगे फसलों की बात की गई है, एक जिले के अंदर एक जिला एक उत्पाद की बात आ गई। ये 5 जो गौरव के लिए यहां पे चित्र, यानी एक कोई उत्पाद दिखा दिया। फिर आप देखोगे एक जिले के अंदर एक फसल की बात कर ली कि उस जिले की प्रमुख फसल कौन सी है। इसी प्रकार से उसके अंदर प्रमुख वनस्पतियां कौन सी हैं, वनस्पति आ गई, फसल आ गई। इसी प्रकार से आप देखोगे कि वहां पे खेल के लिए किसमें वो आगे हैं और पर्यटन स्थल कौन सा है। इस प्रकार से एक सारणी बनाई गई है। यहां ये 41 के 41 जिलों के लिए ये वाले, इसके अंदर 5 जो चीजें हैं इसको जरूर आप पढ़ें। और यहां से आपके सामने ऐसा हो सकता है, जैसे अजमेर के अंदर उपज की बात करते हो तो किस उपज के अंदर अग्रणी बनाने की बात की गई, गुलाब की बात की, वनस्पति प्रजाति की बात करते हो तो नीम, उत्पाद की अगर बात करते हो तो ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद, पर्यटन स्थल की बात करें तो पुष्कर तीर्थ और खेल की बात करें तो कबड्डी। इस प्रकार से 41 के 41 जो जिले हैं उनकी बात यहां पे की गई है। 5 चीजें आपको याद रखनी है, उपज, वनस्पति प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल। तो इस सारणी को मिस नहीं करें, इसको जरूर आप पढ़ें। ये देखिए यहां तक 41 जिलों की बात कर ली। जैसे अगर हनुमानगढ़ के अंदर उपज की बात करते हैं तो किन्नू की बात आ गई, वनस्पति प्रजाति की बात करते हैं तो शीशम की बात आ गई, उत्पाद की बात करते हैं तो यहाँ पे कृषि आधारित उत्पाद हो गए, पर्यटन स्थल के तौर पे बात करें तो गोगामेड़ी का मंदिर आ गए, और खेल की बात करते हैं तो हॉकी आ गए। कुछ जिलों के अंदर 2-2, 3-3 जिलों के अंदर एक जैसे हो सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक जिले के अंदर 5 उस जिले को जो पहचान दिलाने वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। इस प्रकार से इन 41 जिलों का जो मेंशन किया गया उनको आप जरूर डिटेल के अंदर एक बार देख लें। तो ये तो कुछ सारांश के तौर पे यहां पर जो चीजें दे रखी थी उसके ऊपर मैंने शॉर्ट के अंदर कुछ बातें की, और उसके अलावा छोटी मोटी आपको कोई और ठीक लगे तो उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन आर्थिक समीक्षा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो उनको आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं एक बार जरूर पढ़ लिया। और इसी के साथ में धन्यवाद।